प्रिय बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय जो हमने पिछले अंक में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उनका बलिया व्याख्यान, जो एक भाषण उन्होंने दिया था सन 1884 ईस्वी में, उसके बारे में, उसका सार और उस पाठ को समझा। आज हम उसी अंक को आगे लेकर भाग नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भाग 2, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट, आज इस विषय को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है, पहले हम इसके अभ्यास प्रश्न जो है उनको देखेंगे, उनका हल करेंगे यहाँ पर। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, पाठ में भारतेंदु जी ने बताया है कि भारतीय लोगों में आलस समा गया है। इस कारण वे काम करने से बचते हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। यह देखते हुए उन्होंने कहा है कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। वह कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त आलस को हटाना होगा। भारतीयों ने निकम्मेपन का जो रोग पाल रखा है उससे निजात पाना होगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने से रोकता है। इस तरह मनुष्य का और देश का विकास रुक जाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न में भारतेंदु जी ने जो हमारे आम जनता, आम लोग हैं, उनके बारे में ये कहा है कि हमें आलस त्यागना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है, जहां रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हूं वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। बच्चों, इसका उत्तर है, इस वाक्य को लेखक ने जो है ऐसे समाज की कल्पना की है जहां का राजा सजग हो। जहां का राजा सजग होगा वहां के लोगों को सजग होना पड़ेगा। उनके अंदर आलस नहीं होगा। अपने तथा राज्य के विकास के लिए समाज को काम करना पड़ेगा। समाज की सजगता के कारण ही चारों ओर उन्नति तथा विकास हो सकता है। बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। बच्चों, हम इसका उत्तर इस प्रकार देखेंगे। लेखक मानते हैं कि हिंदुस्तानी लोग आलस के कारण बेकार हो गए हैं। उनकी जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वे आलसपने के कारण समाप्त हो गई है। अब उनमें नेतृत्व का गुण नहीं रहा है। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे देश में अलग अलग जाति, संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। इनमें स्वयं चलने की क्षमता है ही नहीं। इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारे पर नचा रहा है। यह सही नहीं है।
अतः लेखक कहता है कि हमें इसका कारण खोजना पड़ेगा। हम जब तक कारण की जड़ नहीं खोज पाएंगे तब तक हम समस्या को नहीं पहचान पाएंगे। हमें चाहिए कि समस्या को ढूंढें और उसका हल निकालें। हम भारतीयों में यही कमी है कि हम समस्या को तो पहचान लेते हैं लेकिन कारण की जड़ नहीं ढूंढते। जिस दिन हमने यह पहचान लिया उस दिन हमारे दिन फिर जाएंगे और हमारे देश जो है वो उन्नति करेगा। बच्चों, अब अगला प्रश्न। प्रश्न है, देश की सब प्रकार की उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें किन्हीं चार का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, पाठ में लेखक ने देश की उन्नति के चार उपाय बताए हैं। वे इस प्रकार से हैं। लेखक कहता है कि आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसी ने हमें निकम्मा बनाया हुआ है। अतः हमें इस आलस्य को त्यागना होगा और अपने समय का सही सदुपयोग करना होगा। इस तरह हम सब समय का सही उपयोग करके उन्नति के मार्ग में चल सकते हैं। हमें अपने स्वार्थों तथा हितों का त्याग करना होगा। लेखक के अनुसार हमें अपने देश, जाति, समाज इत्यादि के लिए अपने स्वार्थों तथा हितों का त्याग करना होगा। नंबर 3 है, शिक्षा के महत्व को समझना होगा। हमें शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर में पहुंचाना होगा। इस तरह शिक्षित भारत की उन्नति निश्चित है। हमें भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा। इस तरह हम कुएं का मेंढक नहीं रहेंगे और हमारी तरक्की अवश्य होगी। बच्चों, अगला प्रश्न। लेखक जनता के मत मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है? लेखक जानता है कि भारतीय जनता के पिछड़ेपन के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ जाति तथा धार्मिक भेदभाव है। इसी ने भारत की नींव को खोखला किया हुआ है। इसी के कारण भारत की एकता तथा अखंडता खंडित हो रही है। लोग धर्म तथा जाति के नाम पर दिलों में दूरियां बनाए हुए हैं। इसका फायदा दूसरे ले रहे हैं। अंग्रेजों ने ही फूट डालो शासन करो की नीति से यहाँ पर राज किया है। जिस दिन भारतीय मत मतांतर को छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने लगेंगे, हमारा देश एकता के सूत्र में बंध जाएगा। कोई ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होगी जो हमें गुलाम बनाकर रख सके। अतः वह मत मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह करता है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य को अनुच्छेद में स्पष्ट कीजिए। वाक्य है, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से हो इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या बनता है? लेखक कहता है कि भारत का पैसा आज हजारों रुपयों में होता हुआ इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी तथा अमेरिका में जा रहा है। आज की स्थिति पूरी तरह ऐसी नहीं है, फिर भी हमारा पैसा इन देशों में जा रहा है। आज भी भारतीय विदेशी ब्रांड के कपड़े, जूते, घड़ियां, इत्र इत्यादि पहनते हैं और पैसा जो है हमारा बाहर जाता है। हम भी व्यापारिक लेन देन के कारण विदेशी मुद्रा भारत लाते हैं। इसी तरह स्थिति बराबर की बनी हुई है।
अगला प्रश्न बच्चों, आपके विचार में से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई 4 उदाहरण तर्क सहित दीजिए। बच्चों ये जनरल प्रश्न है, ये हम हमारे लिए आपके लिए है कि हम अपने विचार से अपने भाव से जो है इसका उत्तर कैसे देते हैं। उत्तर बनता है बच्चों, हमारे देश हमारे विचार से देश की उन्नति के लिए ये 4 उपाय कारगर है। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। इस तरह हम समय के मूल्य को पहचान कर उसका सही सदुपयोग कर पाएंगे। हमें अपने साथ साथ देशों के विकास और उन्नति के लिए भी कार्य करना चाहिए। वैसे ही सर्वविदित है कि हमारा विकास और उन्नति की तरफ हम विकास और उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं तो देश की उन्नति और विकास भी होता चला जाता है। देश से हम जुड़े हुए हैं, अतः हम उन्नति करते हैं तो देश भी उन्नति करेगा। तीसरा, देश में शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। जहां शिक्षा है वहां विकास के मार्ग खुल जाते हैं। अतः प्रयास करना चाहिए कि देश में कोई अशिक्षित ना रहे। हमें जनसंख्या पर निरंतर रखना होगा। हमारे देश के साधन आबादी के कारण जल्दी समाप्त हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। अतः हमें जनसंख्या को बढ़ाने से रोकना होगा। बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। एक भाषण है, अब इसका उत्तर क्या बनता है देखो बच्चों। भाषण की 4 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। क्या है? भाषण संबोधन शैली पर आधारित होते हैं। इसका आरंभ जो है वो संबोधन से ही किया जाता है। भाषण के समय ऐसे उदाहरण जनता के सम्मुख रखे जाते हैं जो उन्हें विषय से जोड़े रखे और बात को प्रभावी बनाए। श्रोताओं को किसी विषय पर अवगत कराने के लिए यह सब उत्तम साधन है। इसके माध्यम से श्रोताओं का विश्वास हासिल किया जा सकता है। यह श्रोता से संबंध स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक है जो श्रोता के लिए नई और ज्ञानवर्धक हो। भारतेंदु जी का यह भाषण सुविख्यात है। इसके माध्यम से इन्होंने बलिया के लोगों को संबोधित किया है। इसमें उन्होंने भारत के लोगों की कमियां बताई हैं, ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य किया है तथा उनके कार्यों के लिए उनकी सराहना भी की है। इसमें उन्होंने कई विषयों पर बात की है। लोगों को चेताने और सजग करने के उद्देश्य यह भाषण दिया गया है। इस भाषण में हर उस विषय को रखा गया जो भारत को किसी न किसी रूप से कमजोर बना रहा था। तो बच्चों अब चलते हैं आगे। प्रश्न, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। लेखक का क्या तात्पर्य है? वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। सारा सरकारी तथा अर्ध सरकारी काम उसी भाषा में किया जाता है। वही शिक्षा का माध्यम भी है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास पथ पर अग्रसर होता है। संसार के सभी देशों ने अपने देश की भाषा के माध्यम से ही अनेक आविष्कार किए हैं। अतः उन्नति से तात्पर्य भाषा के माध्यम से विकास को लेकर है। यह सही है कि जो देश अपनी भाषा में कामकाज करता है
उसका सम्मान करता है वह आगे बढ़ता है। जापान तथा चीन जैसे देश अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि आज ये देश सबसे सफल कहलाए जा सकते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हिंदी आजादी के 63 साल गुजर जाने के पश्चात भी अपना सम्मानजनक स्थान नहीं पा सकी है। आजादी के समय हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास का भरसक विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि इसमें प्रांतीय भाषाएं पिछड़ जाएंगी। हमारे देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित नेता व अभिनेतागण अपनी भाषा के में वक्तव्य देने से शर्माते हैं, तो वह कैसे स्वयं को भारत में प्रतिष्ठित कर पाएंगी। भारतीयों द्वारा ही हिंदी अपमानित हो रही है। पिछले कुछ समय से अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन हिंदी तथा अन्य भाषाओं को परीक्षणों के माध्यम बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जनता सरकार को बाध्य कर देगी और हिंदी अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेगी। अब बच्चों आगे चलते हैं, हम कुछ गद्यांश लेते हैं जिनकी हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। हमारा पहला गद्यांश जो है, जो अंश जो है पाठ का, वो है सास के अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राणों से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी। उसका लाज से मुंह भी ना देखे और न बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर प्रदेश चला जाएगा। यह अंश है। अब इस अंश का हम किस प्रकार अपने कॉपी के ऊपर और फिर अपनी परीक्षा में कैसे इसको हल करेंगे, पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती से लिया गया है। लेखक भारतवर्ष की उन्नति के बारे में विचार करते हुए कहता है कि अंग्रेजों के राज्य में सभी को समान अवसर मिलने के बाद भी हम लोग इस समय उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य ही है। लेखक इस संबंध में एक ब्याहता कन्या के अलौकिक उदाहरण से अपनी बात सिद्ध करता है। बच्चों ये तो प्रसंग हो गया इसका। अब प्रसंग के बाद हम इसकी जो गद्यांश है इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। लेखक भारतवासियों के आलस्य प्रवृत्ति का उदाहरण के माध्यम से कटाक्ष करते हैं। वह बताते हैं कि एक बहू अपनी सास से पति से मिलने की आज्ञा लेकर पति के पास गई। वहां उसका मिलन नहीं हो पाया। कारण वह लज्जा के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई। सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल थी, मगर लज्जा उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। उसे इस कारण पति का मुख देखना भी नसीब नहीं हुआ। अब इसे उसका दुर्भाग्य ही कहें कि अगले दिन उसका पति वापस जाने लगा था, अतः उसने आया अवसर गंवा दिया। इसके माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि भारतवासियों को सभी प्रकार के अवसर मिले हुए हैं। भारतवासियों में आलस्य इस प्रकार छाया हुआ है कि वह इस अवसर का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद यह अवसर चला गया तो हमारे पास दुख और पछतावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों ये तो इस गद्यांश का आपने देखा प्रसंग, व्याख्या। अब हम इसके विशेष की ओर थोड़ा अपना ध्यान करते हैं बच्चों। विशेष इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय लोक जीवन का मार्मिक उदाहरण देते हुए अपने विचारों की पुष्टि की। भाषा आम बोलचाल की व्यवहारिक सरल सरस एवं प्रभावमयी भाषा है।
लेखक द्वारा उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इस लिखेंगे। अब चलते हैं अगला गद्यांश, उस पर नजर डालते हैं। अगला गद्यांश है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाए फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। अब ये पंक्ति है बच्चों, इसका प्रसंग देखते हैं पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित आधुनिक गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने भारतवर्ष की गरीबी का यथार्थ चित्रण किया है। अब बच्चों इसका व्याख्या देखते हैं। इसका आशय है कि एक गरीब परिवार समाज में अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ हो जाता है। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे कहते हैं कि गरीब तथा कुलीन बधू अपने फटे हुए वस्त्रों में अपने अंगों को छिपाकर अपनी इज्जत बचाने का हर संभव प्रयास करती है। भाव यह है कि उसके पास साधन बहुत ही सीमित है और वह उसमें ही कोशिश करती है। ऐसे ही भारतवासियों के हाल है। अब इसका विशेष देखते हैं बच्चों। इस गद्यांश में विशेष वही है जो पहले वाला ही रहेगा। इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय लोक जीवन के मार्मिक उदाहरण देते हुए अपने विचारों की पुष्टि की है। आम बोलचाल की भाषा है, प्रभावमयी सरल भाषा है, लेखक द्वारा उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। अब आगे अगला और अंतिम गद्यांश लेते हैं बच्चों। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। तो बच्चों इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित आधुनिक गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। लेखक ने इस गद्यांश में यह बताया है कि हमारे धर्म में जो भी व्रत त्योहार बनाए गए हैं उनका कोई विशेष मतलब है। कोई उपवास शरीर की शुद्धि के लिए है तो कोई त्योहार स्वस्थता के लिए है। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसका व्याख्या में देखेंगे। यहाँ पर लेखक गद्यांश के उस स्वरूप को दर्शाता है जो भारत में विद्यमान धर्मों का है। धर्म मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने के लिए कहता है। हमें इसे समझना होगा। जो अन्य बातें धर्म के साथ जोड़ी गई हैं वे समाज धर्म कहलाती है। समय और देश के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। धर्म का मूल स्वरूप हमेशा एक सा रहता है, बस हमें उसके व्यावहारिक पक्ष को बदलने का प्रयास करना चाहिए। विशेष में वही रहेगा बच्चों। इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय लोक जीवन का मार्मिक उदाहरण देते हुए अपने विचारों की पुष्टि की है। भाषा आम बोलचाल की व्यवहारिक सरल सरस प्रभावमयी भाषा है। लेखक द्वारा उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध व्याख्यान जो उनका निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसके विषय में जाना, उसका सारांश, उसका भाव और उसका मूल प्रतिपाद्य, ये सब कुछ समझा। उसके बाद जो इसके अभ्यास प्रश्न और कुछ गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या को भी हमने समझा, देखा। तो अब बच्चों हमारा ये भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भाग 2 एवं अभ्यास प्रश्नों गद्यांश व्याख्या का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।